है जो एक लेक की तरफ जा रहे होते हैं। मैट उस ग्रुप को लीड कर रहा है क्योंकि वो बचपन में उस लेक पर जा चुका है, लेकिन लड़कियों को शक होने लगता है कि शायद मैट रास्ता भूल गया है। फिर भी शाम होते होते सब फैसला करते हैं कि अब यहीं रुक जाते हैं और आगे का रास्ता कल तय करेंगे। जल्द थोड़ी मेहनत से 3 टेंट्स लगाए जाते हैं, हर कपल के लिए एक टेंट, और फिर सब थोड़ा आराम करते हैं क्योंकि ये ट्रिप फाइनल एग्जाम्स के बाद रिलैक्स करने के लिए थी। बाद में कैंप फायर के पास सब बैठ जाते हैं बातें करने के लिए। पता चला कि जेसी कार्डियोलॉजी पढ़ रहा है और उसकी गर्लफ्रेंड जीना पीडियाट्रिशियन बनना चाहती है। मैट और ब्रायन भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, ठीक वैसे ही जैसे एलिस, जिसने इन्फेक्शियस डिजीजेस में स्पेशलाइज करने का फैसला लिया है। इन सब में सिर्फ जूल्स अलग फील्ड की है, वो एलिस की गर्लफ्रेंड है और हिस्ट्री में ग्रेजुएशन कर रही है। बातें ही चल रही है कि एक अजीब सी डरावनी आवाज आती है जो सबको चुप करवा देती है। जेसी कहता है कि शायद कोई खोया हुआ डॉग है, लेकिन बाकी लोग इससे सहमत नहीं होते। एलिस कहती है ये आवाज किसी कायोटी जैसी लगी, और ये सुनकर जीना थोड़ा डर जाती है। तब मैट माहौल और बिगाड़ देता है ये बताकर कि इस जंगल में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं जैसे भेड़िए और भालू। यहाँ जेसी अपनी गर्लफ्रेंड को शांत करने की कोशिश करता है, कहता है कि ये सब बेवकूफ़ जानवर हैं और इंसानों से ज़्यादा तो ये खुद डरते हैं। लेकिन जब जूल्स देखती है कि जीना ने एक ब्रांडेड कोट पहना है तो वो मजाक करती है कि जानवर तुम्हारी स्किन वापस लेना चाहेंगे। पर जीना को ये मजाक पसंद नहीं आता और वो सोने चली जाती है। अब जेसी भी उसकी बदतमीजी की शिकायत करता है और उसके पीछे जाता है और इसी के साथ पार्टी खत्म हो जाती है। टैंक में जूल्स एलिस से उसकी और ब्रायन की दोस्ती के बारे में पूछती है। एलिस कहती है कि वो दोनों बहुत क्लोज हैं पर कभी कोई रिलेशन नहीं रहा। फिर बात आती है कमिंग आउट की। दोनों की परवरिश बहुत अलग तरीके से हुई है, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है। एलिस अपनी माँ के जाने के बाद अपने पापा के बहुत करीब हो गई थी और उसे पता है कि उसके पापा ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि उसकी बेटी गए है। उधर दूसरे टेंट में बाकी लोग एलिस और जूल्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं। जीना को थोड़ा इनसिक्योर फील होता है क्योंकि एलिस पहले जेसी के साथ रह चुकी थी। दूसरी ओर रोमांटिक बातों के बीच मैट ब्रायन को एक एंगेजमेंट रिंग देता है, जिसे देख वो बहुत इमोशनल हो जाती है और तुरंत हाँ कर देती है। कुछ देर बाद मैट कहता है कि उसे टॉयलेट जाना है और वो टैंक से बाहर चला जाता है। रात बहुत शांत है, इसलिए कोई भी हलचल आसानी से सुनाई देती है। तभी अचानक जंगल की तरफ से एक अजीब आवाज आती है जिससे मैट सतर्क हो जाता है। फिर एक इंसान जैसे दिखने वाला क्रिएचर 4 पैरों पर दौड़ता हुआ आता है और इतनी तेजी से मैट पर झपटता है कि वो मदद के लिए चिल्लाने का भी मौका नहीं पाता। वो जानवर उसे जमीन पर गिरा देता है और उसके पेट की अंतड़ियां बाहर निकाल देता है। ब्रायन उस समय अंगूठी देख रही होती है, लेकिन जब मैट काफी देर तक नहीं लौटता तो वो एक लैंप लेकर उसे ढूंढने निकलती है। कैंपसाइट से थोड़ी दूरी पर वो एक बहुत ही भयानक नजारा देखती है। एक मॉन्स्टर किसी इंसान की बॉडी के टुकड़े खा रहा होता है। जब वो गौर से देखती है तो समझ जाती है कि ये मैट की बॉडी है। उसका खून जम जाता है जब वो देखती है कि वो क्रिएचर अब उसे भी देख रहा है। अब जैसे ही वो डरावना चेहरा उसकी तरफ मुड़ता है, ब्रायन की चीख निकल जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी 4 लोग उठ जाते हैं। सब लैंप उठाते हैं और उसे ढूंढने निकलते हैं। बाद में जेसी और एलिस को ब्रायन बेहोश हालत में जमीन पर मिलती है। उसके चेहरे पर चोट है लेकिन वो अभी जिंदा है। एलिस घबरा जाती है और कहती है कि उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तभी जूल्स को जमीन पर गिरा हुआ लैंप दिखता है और जैसे ही वो उसे उठाती है, उसकी रोशनी मैट की कटी फटी बॉडी पर पड़ती है और ये सीन देखकर सब शॉक में आ जाते हैं। अब जल्द ब्रायन को तुरंत एक टेंट में ले जाया जाता है और एलिस जेसी से कहती है कि वो बाकी लोगों के सामान में से फर्स्ट एड किट ढूंढे। जीना बहुत नर्वस है क्योंकि जिसे भी उस मॉन्स्टर ने अटैक किया वो कभी भी वापस आ सकता है। एलिस अपनी गर्लफ्रेंड जूल्स को कहती है कि वो रात भर ब्रायन की देखभाल करेगी, इसलिए वो किसी और टेंट में जाकर सो जाए। जूल्स थोड़ा अपसेट होती है लेकिन कुछ कहे बिना मैट के टेंट में जाकर सो जाती है। उसे नहीं पता कि उसी वक्त बाहर मैट की बॉडी खुद उठ रही है। अगली सुबह एलिस किसी अजनबी की आवाज सुनकर उठती है जो उसके दोस्तों से बात कर रहा होता है और उसका नाम है बिल टॉलबर्ट। वो पास के जंगल में एक अकेली केबिन में रहता है जहां उसके पास काफी इमरजेंसी सप्लाईज होती हैं। वो कहता है कि ब्रायन को वहां ले जाया जाए। तब सब उसका शुक्रिया अदा करते हैं और मिलकर ब्रायन को वहां ले जाते हैं। केबिन पहुंचने पर तय होता है कि किसी को मदद के लिए सिविलाइजेशन की ओर जाना पड़ेगा। जूल्स और जेसी इसके लिए आगे आते हैं। जीना वहीं रुकती है ब्रायन के साथ, जो अब होश में है लेकिन अपने मंगेतर की मौत से बुरी तरह टूटी हुई। उधर एलिस टॉलबर्ट को लेकर मैट की बॉडी तक जाती है, लेकिन वहां पहुंचने पर बॉडी गायब होती है। सिर्फ खून का बड़ा सा धब्बा बाकी होता है। जब वो वापस केबिन लौटते हैं तो जीना बाहर पोर्च पर खड़ी होती है और एलिस से कहती है कि जल्दी अंदर चलो। अब ब्रायन की हालत बिगड़ रही है। उसी वक्त जेसी और जूल्स जंगल में जा रहे होते हैं। जेसी बिना रुके चल रहा होता है और तभी उन्हें एक पेड़ पर टंगा हुआ मरा हुआ खरगोश दिखता है, जिसे देख दोनों सोचते हैं कि ये क्या किसने होगा। यहाँ जेसी जूल्स से कहता है कि उसे उससे नफरत है
क्योंकि उसे लगता है कि एलिस सच में लड़कियों को पसंद नहीं करती। तब जूल्स गुस्से में उसे धक्का दे देती है और जैसी एक बेयर ट्रैप में जा गिरता है। ये देख जूल्स घबरा जाती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों मिलकर भी ट्रैप खोल नहीं पाते और हर कोशिश जैसी को और दर्द देती है। इसके बाद जैसी हार मानकर कहता है कि वो किसी को बुला कर लाए और जूल्स दौड़कर जाती है। उधर एलिस ब्रायन की देखभाल कर रही होती है जो बहुत डरी हुई है और बार बार कह रही है कि उसे मरने का डर है, पर एलिस उसे समझाती है कि सब ठीक होगा। लेकिन तभी उसके हाथ में ब्रायन के सिर से बालों का गुच्छा निकल आता है, जिससे वो अपने डर को छुपा लेती है। यहाँ टॉलबर्ट लड़कियों को बताता है कि सूरज डूबने ही वाला है, यानी जेसी और जूल्स को अब तक लौट आना चाहिए था। एलिस और जीना जब ब्रायन के बारे में बात करती हैं तो टॉलबर्ट धीरे से कहता है कि वो लड़की अब मरने वाली है। एलिस जब दोबारा पूछती है कि उसने क्या कहा तो वो कहता है कि उसने कुछ नहीं कहा। उसके जाने के बाद एलिस जीना से कहती है कि उसे उस आदमी पर भरोसा नहीं है और दोनों तय करती हैं कि वो बारी बारी से सोएंगी। अब तक अंधेरा हो चुका है और जेसी अब भी जंगल में ट्रैप में फंसा है। जूल्स जो रास्ता भटक गई है वो आसपास की झाड़ियों में टॉर्च की रोशनी डालती है ताकि रास्ता मिल सके। तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है जो धीरे धीरे पास आती जा रही है। तब वो एक पेड़ के पीछे छिप जाती है, लेकिन जब वो झांकती है तो देखती है वही क्रिएचर जो मैट और ब्रायन पर हमला कर चुका है। वो जमीन पर झुका हुआ बस कुछ ही दूर खड़ा है। क्रिएचर को उसकी मौजूदगी का एहसास हो चुका होता है। वो जूल्स के बहुत पास आता है और इधर उधर सूंघता है जैसे किसी शिकार को ढूंढ रहा हो। इधर एलिस कुर्सी पर झपकी ले रही होती है, तभी उसे दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो टाइम पर उठती है और गन लेकर चुपचाप कमरे की ओर जाती है। वह वहां देखती है कि टॉलबर्ट उसके दोस्त के पास खड़ा है, हाथ में एक सिरिंज है। टॉलबर्ट कहता है कि ये सिर्फ एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन एलिस को यकीन नहीं होता और वो उसे पीछे हटने को कहती है। कुछ सेकंड की झिझक के बाद टॉलबर्ट कहता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है और वो सिरिंज लेकर ब्रायन की गर्दन की ओर बढ़ता है। तभी एलिस ट्रिगर दबा देती है और गोली टॉलबर्ट को हल्की छूती है जिससे वो बेहोश हो जाता है, पर गोली की आवाज से जीना भी जाग जाती है। जंगल में जूल्स उस क्रिएचर के दूर जाने का इंतजार करती है और फिर वहां से भाग जाती है। इधर एलिस और जीना बेहोश टॉलबर्ट की चोट पर पट्टी कर रहे होते हैं, तभी बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। अब एलिस गुस्से में आकर बाहर चेक करने निकलती है क्योंकि जीना किसी भी सिचुएशन में सही डिसीजन नहीं ले पाती। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है, क्रिएचर केबिन से करीब 100 मीटर की दूरी पर होता है और उसी वक्त टॉलबर्ट होश में आ जाता है। टॉलबर्ट बताता है कि ब्रायन एक लाइलाज वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है और जल्दी ही वो किसी इंसान जैसी चीज नहीं रहेगी। फिर वो चिल्लाकर जीना से कहता है कि वो तुरंत जाकर अपनी दोस्त को गोली मार दे, वरना सभी के लिए बहुत देर हो जाएगी। तब घबराकर जीना गलती से गोली चला देती है, लेकिन गोली जाकर लिविंग रूम के बुकशेल्फ में लगती है और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर टॉलबर्ट वहां से भाग निकलता है और बाहर पोर्च पर एलिस से टकरा जाता है। यहाँ जीना उसे सब कुछ बता देती है जो टॉलबर्ट ने कहा, लेकिन एलिस ज्यादा ध्यान नहीं देती और कहती है कि वो पागल है। तभी उसे फर्श के एक हिस्से में कुछ अजीब लगता है और वहां कारपेट हटाकर एक बड़ा सा छिपा हुआ ट्रैप डोर मिल जाता है। जीना डरती है नीचे जाने से, इसलिए वो उसके पीछे चली जाती है। नीचे तहखाने में उन्हें एक कोने में हथकड़ी लगी चारपाई और टेबल पर कुछ बहुत तेज ट्रैंक्विलाइजर की बोतलें मिलती हैं। एलिस कहती है कि टॉलबर्ट ने शायद किसी को लंबे वक्त तक यहाँ बंद रखा था। तभी कोई ऊपर दरवाजा पीटता है और एलिस को याद आता है कि जीना गन नीचे नहीं लाए। वो जल्दी से ऊपर जाकर हथियार उठा लेती है और पूछती है कौन है, लेकिन जूल्स की आवाज सुनते ही दरवाजा खोल देती है। तब जूल्स रोते हुए उसे गले लगाती है और जेसी के साथ हुए हादसे के बारे में बताने लगती है। उधर जेसी अभी भी जंगल में दर्द से तड़प रहा होता है। तभी वही क्रिएचर उसके पास आकर गुर्राने लगता है। जब वो बहुत पास आता है तो जेसी पहचान लेता है कि वो मैट है, लेकिन मैट अब उस पर हमला कर देता है और उसे नोचकर खाने लगता है। अगली सुबह एलिस और जूल्स जेसी को ढूंढने निकलते हैं, जबकि जीना ब्रायन के साथ केबिन में रुकती है। उधर एलिस को जेसी की बॉडी मिलती है और वो बताती है कि उसमें अभी भी थोड़ी सी धड़कन है, यानी वो टेक्निकली जिंदा है। तब वो टॉलबर्ट के केबिन से चुराए गए टूल से ट्रैप खोलती है और दोनों उसे उठाकर ले चलती हैं, पर रास्ते में जूल्स थकाकर थोड़ा रुकने के लिए कहती है। ब्रेक के बाद दोनों जेसी को केबिन तक वापस लाती हैं और जीना उसे देखकर घबरा जाती है। एलिस बताती है कि उसके हिसाब से ये किसी जानवर के काटने से फैलने वाला वायरस है और ब्रायन और जेसी दोनों को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। अब अंधेरा होने वाला है, इसलिए वो अगली सुबह ही निकल पाएंगे और फिर से तय होता है कि सब बारी बारी से पहरा देंगे। लेकिन बाद में जूल्स खुद भी कुछ देर बाद सो जाती है। तभी कोई घुसपैठिया उसके हाथ से गन निकाल लेता है और एलिस के माथे पर तान देता है, पर उसी वक्त बेडरूम में जेसी की आंखें अचानक खुल जाती हैं। अब एलिस चौंक कर जाग जाती है और सामने टॉलबर्ट को देखकर घबरा जाती है जो गन ताने खड़ा होता है। वो एलिस को डांटता है कि उसने उसकी बातों को क्यों नहीं सुना और कहता है कि वो अपने बेटे की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकता है।
दूसरी तरफ जूल्स उनकी आवाज सुनकर चुपचाप किचन में जाती है और वहां से चाकू उठा लेती है। उधर जीना की नींद अचानक खुलती है और वो देखती है कि बिस्तर पर उसके पास जेसी का एक टूटा हुआ दांत पड़ा है। कमरे में बहुत अंधेरा है, लेकिन तभी उसे अजीब सी घरघराती आवाजें सुनाई देती हैं। ड्रेसर के ऊपर एक अजीब सा साया दिखता है जो धीरे धीरे हिलने लगता है और फिर अचानक उस पर झपटता है। ये देख जीना जोर से चिल्लाती है, जिससे ऊपर एलिस और टॉलबर्ट की लड़ाई में टॉलबर्ट इसे सुन लेता है। जल्द एलिस और जूल्स इस मौके का फायदा उठाकर उसे राइफल छोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि नीचे जेसी जीना की गर्दन में दांत गड़ा देता है। जूल्स के चाकू मारने पर टॉलबर्ट की राइफल छूट जाती है और जूल्स उसे काबू में रखती है, जबकि एलिस भागकर बेडरूम की ओर जाती है। वो वहां पहुंचती है तो देखती है जेसी हमला कर रहा है, लेकिन वो जल्द खिड़की से भाग निकलता है। अब जाकर एलिस टॉलबर्ट की बात सुनने के लिए तैयार होती है। टॉलबर्ट बताता है कि वो पहला क्रिएचर जिसने मैट पर हमला किया था वह उसका बेटा बेन था। वो इस बीमारी को वाइल्ड वायरस कहता है और बताता है कि उसने अपने बेटे को तहखाने में जंजीरों से बांधकर बहुत वक्त तक कैद करके रखा था, लेकिन वो आखिर भाग गया। अब ये वायरस जानलेवा है और इसका कोई इलाज नहीं है। ये सुन एलिस घबरा जाती है जब टॉलबर्ट इन्फेक्शन की दूसरी स्टेज के बारे में बताता है, जिसमें मरे हुए लोग फिर से उठ जाते हैं। वो कहता है कि हर शिकार दिन में सोता है और रात में आतंक फैलाता है। यही बेन के साथ हुआ जब वो अपने परिवार के साथ उसी केबिन में आया था। उसने अपनी माँ, पत्नी और बेटी पर हमला किया और उन्हें भी बदल दिया। तब टॉलबर्ट ने खुद अपनी फैमिली को बदलते देखा था। अब एलिस पूछती है कि उसके दोस्तों का क्या होगा, तो टॉलबर्ट दुख जताते हुए कहता है कि सिर्फ एक ही रास्ता है, गांव में गोली। तब जीना ये सुनकर विरोध करती है और एलिस तय करती है कि फिलहाल टॉलबर्ट को तहखाने में बंद कर देती है ताकि वो सोच सके क्या करना है। जूल्स जाकर ब्रायन को चेक करती है और उसे महसूस होता है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। ये देखकर जूल्स और एलिस में जबरदस्त बहस होती है और अब जूल्स को टॉलबर्ट की बातें सही लगने लगी हैं। लेकिन एलिस अभी भी अपनी दोस्त को बचाने की उम्मीद नहीं छोड़ती, इसलिए वो ब्रायन को भी तहखाने में ले जाते हैं और टॉलबर्ट से मदद करवाते हैं और ब्रायन को उसी चारपाई से बांधते हैं। पर इस प्रोसेस में जीना के चेहरे पर एक खरोंच लग जाती है। एलिस जूल्स को ऊपर भेजती है कुछ सामान लाने के लिए। जूल्स जब चीजें इकट्ठा कर रही होती है तभी केबिन की खिड़की के पास एक क्रिएचर उसे छुपकर देख रहा होता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता और वो वापस तहखाने में चली जाती है। एलिस जीना की चोटों पर पट्टी करती है और फिर दोनों मिलकर टॉलबर्ट को बहुत मजबूती से बांध देते हैं। तभी ऊपर से जोर जोर की खटखटाहट की आवाज आती है और टॉलबर्ट कहता है वो आ गए हैं। जल्द एलिस हथियार लेकर ऊपर जाती है और सारे कमरे चेक करती है। उसे दरवाजे में एक छेद मिलता है। जूल्स नीचे पहरा देती है, जबकि टॉलबर्ट उसे भड़काने की कोशिश करता है। फिर वो कहता है कि जीना में भी बदलाव शुरू हो चुका है और उसे काबू में करने के लिए जूल्स को उसे बेहोश करना चाहिए। यहाँ जूल्स उसकी बातों में नहीं आती, लेकिन ट्रैंक्विलाइजर भर देती है ताकि जरूरत पड़े तो उसे सुला सके। तभी टॉलबर्ट उसी सिरिंज से जूल्स पर हमला करता है और उसे गर्दन में इंजेक्शन दे देता है। उधर एलिस दरवाजे के छेद के पास जाकर झांकने की कोशिश करती है, तभी उसे खूंखार मुंह दिखाई देता है। पर एलिस गन का बैरल छेद में डालती है और गोली मारती है। बाद में सारे कमरे चेक करने के बाद उसे लगता है कि अब सब ठीक है, लेकिन तभी जेसी पीछे से आ जाता है और इस बार एलिस की अगली गोली सटीक नहीं लगती और जेसी फिर से भागकर एक कमरे में छिप जाता है। अब वो फिर से उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार एलिस तैयार होती है और उसकी खोपड़ी के बीचों बीच निशाना लगाती है। तहखाने में टॉलबर्ट एलिस को सीढ़ियों पर गिरा देता है और उसका सिर जमीन से टकराता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जीना की आंखें खुलती हैं और अब उसका ट्रांसफॉर्मेशन सच में शुरू हो चुका है। इसी वक्त टॉलबर्ट वहां से बाहर निकल जाता है और चारों लड़कियों को तहखाने में बंद कर देता है। लेकिन टॉलबर्ट को जल्दी ही उसकी सजा मिलती है। उसका अपना बेटा उस पर हमला कर देता है। एलिस जब होश में आती है, जीना पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुकी होती है और बेहोश जूल्स पर झुक रही होती है। एलिस एक बैट लेकर अपनी गर्लफ्रेंड को बचाती है और लड़ाई जीतकर जीना की खोपड़ी फोड़ देती है। कुछ देर बाद जूल्स होश में आती है और एलिस उसे सब कुछ बताती है। वो कहती है कि बेन अब भी केबिन में है, लेकिन जब तक वो बेसमेंट में है तब तक सेफ हैं। तभी ब्रायन अचानक चीखते हुए उठ जाती है। एलिस फिर से उसे सेडेट कर देती है। ऊपर बेन फर्श को नोचता है और भूखे जानवर की तरह आवाजें निकालता है। एलिस जूल्स से कहती है कि जैसे ही बेन बेसमेंट में घुसेगा वो उसे डिस्ट्रैक्ट करेगी और जूल्स को वादा लेना पड़ता है कि वो पीछे मुड़े बिना भाग जाएगी। जल्द ही ट्रैप दूर टूट जाता है और बेन सीढ़ियों से बेसमेंट में गिरता है। एलिस उस पर बैट से हमला करती है और जूल्स भाग जाती है। फाइट के बीच मौका मिलते ही एलिस ऊपर जाकर गन उठा लेती है। बेन ट्रैप दूर से चढ़ता है और तभी उसे गोली लगती है, लेकिन एलिस को सेलिब्रेट करने का वक्त भी नहीं मिलता क्योंकि बाहर से चीख सुनाई देती है। जूल्स जंगल में एक क्रिएचर से बचने की कोशिश कर रही होती है, पर एलिस वक्त पर वहां पहुंचती है और दूर से गोली मारकर क्रिएचर को गिरा देती है।
लेकिन फिर वो देखती है कि जूल्स के पेट पर भी खरोंच लग चुकी है। जूल्स रोते हुए कहती है कि उसे ज़ॉम्बी नहीं बनना और एलिस से कहती है कि उसके दर्द खत्म कर दे। अब एलिस भी रोने लगती है और कहती है कि वो ये नहीं कर सकती, लेकिन वो समझती है कि जूल्स सेडेशन या चेन्स में जीना नहीं चाहती। कुछ देर तक दोनों सनराइज तक एक दूसरे के साथ बैठती हैं। फिर एलिस जूल्स को गन थमा देती है और खुद पीछे हट जाती है। अब एलिस कांपती है जब पीछे से गोली की आवाज आती है। फिर वो हिम्मत जुटाकर शहर की ओर चल पड़ती है। उसी वक्त केबिन के बेसमेंट में ब्रायन फिर से जाग